होती है कंपटीशन के पर्पज से। आने वाले समय में जितना भी एग्जाम दोगे उसमें साइंस पूछता है, जिसमें केमिस्ट्री को एक भारी विषय समझा जाता है। भारी विषय इसलिए समझा जाता है क्योंकि विद्यार्थी का बेस ही गोल होता है। जैसे मान लो हम लोग पानी पीते हैं, तो पानी यानी जल पीते हैं, तो जल का सूत्र होता है H2O। अब H2O में H क्या है, O क्या है, इसके लिए संकेत चाहिए। तो संकेत के लिए तत्व की जानकारी चाहिए। तत्व की जानकारी से पहले पदार्थ की जानकारी चाहिए। हम लोग खाद के रूप में हमारे भारतीय किसान यूरिया का प्रयोग करता है। यूरिया वास्तव में क्या है, तो एक यौगिक है। अब यौगिक क्या होता है इसको समझना होगा। यौगिक को समझने के लिए तत्व समझना होगा। तत्व को समझने के लिए एटम परमाणु के बारे में जानना होगा। कहने का अर्थ ये है, यहाँ जितना भी हम लिखे हैं इसको पढ़ लेने के बाद आने वाले समय में किसी भी तरह के कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ध्यान से देखते जाओ। लेकिन जैसे हम लोग चीनी खाते हैं, तो चीनी का भी सूत्र होता है। जल पीते हैं, जल का सूत्र होता है। तो ये सूत्र सब कैसे लिखेंगे, तमाम तरह की जानकारी केमिस्ट्री से संबंधित इन चैप्टर को पढ़ लेने के बाद केमिस्ट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? सबसे पहले पदार्थ, तो पदार्थ का अर्थ होता है कोई भी ऐसा वस्तु, तुम लोग बतलाओ जिसमें वजन समझने के लिए बोल रहे हैं। इसको कहा जाता है मास। देखो, मास का अर्थ होता है द्रव्यमान। अगर हम लोग चीनी खरीदने के लिए जाते हैं तो कहते हैं 50 ग्राम चीनी दो। 50 ग्राम चीनी का अर्थ हुआ चीनी का द्रव्यमान 50 ग्राम हुआ। तौल करके हम लोग सब्जी लेते हैं, कहते हैं 5 किलोग्राम आलू चाहिए, तो आलू का वजन किया जाता है 5 किलोग्राम होता है। तो ये 5 किलोग्राम कहेंगे आलू का मास हुआ, यानी द्रव्यमान हुआ। तो दुनिया में जो कुछ भी है थोड़ा ध्यान से सोचो, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, अर्थात वजन है। अगर हम लोग एक बालू का कण लेंगे, 1 करोड़ कण बालू का लिया जाए, कितना? 1 करोड़। तो 1 करोड़ कण को तराजू के एक ओर रखेंगे या कंप्यूटर पर जो वजन किया जाता है, तो 1 करोड़ बालू के कण का कुछ न कुछ द्रव्यमान अर्थात वजन होगा जी। मान लो 300 ग्राम होता है, तो 1 करोड़ कण का वजन मास 300 ग्राम। इसलिए एक कण का एक नियम से निकाल सकते हैं। दुनिया में जहाँ भी जो कुछ हम लोग देखते हैं तो इतना तय है, हर एक कुछ में कुछ न कुछ वजन अर्थात द्रव्यमान होता है। कोई भी सामान देखे, हवा को नहीं देखते हैं, क्या हवा का द्रव्यमान अर्थात हवा में वजन होता है? होता है। एक साइकिल का ट्यूब हो या किसी भी 4 व्हीलर का ट्यूब ले लो जिसमें हवा भरी जाती है, खाली वाला वजन कर लो। एक हम लोग अगर ट्यूब लेते हैं, ये खाली ट्यूब है, इसमें हवा भरेंगे, साइकिल में रहता है ना, इसमें हवा अभी खाली है, ये कुछ नहीं। इसको अगर हम लोग तौलते हैं तो ये आता है मान लो 300 ग्राम। इसमें हवा भर दिया जाए तो क्या इसका द्रव्यमान यानी वजन 300 ग्राम ही होगा? नहीं होगा, थोड़ा भारी हो जाएगा। हो सकता है 500 ग्राम हो जाए। तो 500 ग्राम अगर हो गया तो इसका मतलब 300 ग्राम खाली ट्यूब का वजन है। हवा भर दिए तो 500 ग्राम हुआ, तो हवा का द्रव्यमान कितना हुआ? 500 में से 300 घटाओ
200। तो जहाँ भी जिस पर हम लोग नजर डालते हैं सब में द्रव्यमान अर्थात वजन होता है ना। इसके बाद दूसरी बात, कहीं भी कोई वस्तु को देखो, सामान को देखो, द्रव्यमान होने के बाद दूसरी विशेषता होती है, कुछ न कुछ जगह घेरता है। अगर ये मार्कर है तो कुछ न कुछ जगह घेर रहा है, जिसे हम आयतन कहते हैं। आयतन भी पढ़ा चुके हैं। कुछ न कुछ स्थानीय मार्कर घेर रहा है, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है अर्थात वजन है। इसके बाद पदार्थ उसे कहते हैं जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, पहली बात, अर्थात वजन हो, जो कुछ स्थान घेरे, जिसका कुछ आयतन हो एवं जो अवरोध पैदा करे। परिभाषा हम लिख देते हैं, इसके बाद पॉइंट वाइज विश्लेषण करते हैं, तब समझने में अच्छी तरह बातें समझ में आएगी। तो परिभाषा देखो, पदार्थ उसे कहते हैं जो कुछ न कुछ स्थान घेरता है। अब इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा ये वस्तु देखने को मिलता है जो स्थान नहीं घेरता है। जो स्थान घेरेगा उसे हम पदार्थ कहेंगे। जो ही स्थान घेरेगा इसका मतलब उसका द्रव्यमान भी होगा, यानी उसमें वजन भी होगा, है ना, इसी बात। और वजन को ही हम लोग द्रव्यमान कहेंगे। जो ही कोई भी वस्तु जगह घेरेगा तो इसका मतलब उसका आयतन होगा ही। तो पदार्थ उसे कहते हैं जो कुछ न कुछ स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो। तीसरा पॉइंट है जो अवरोध पैदा करे। बतलाते हैं, पहले 2 पॉइंट को एक बार और समझ लो। ये हमारा सूर्य इस ब्रह्मांड में स्थान घेरता है। सूर्य का भी अगर वजन किया जाए, द्रव्यमान निकाला जाए, इसका भी द्रव्यमान होता है। आगे चल करके ये पढ़ोगे। तो सूर्य एक पदार्थ हुआ। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में लटकी हुई है, तो पृथ्वी भी बहुत विशाल है न जी। तो पृथ्वी भी स्थान घेर रही है इस ब्रह्मांड में, कुछ न कुछ स्थान तो घेरती है। और पृथ्वी में भी द्रव्यमान है, यानी वजन है, और पृथ्वी का अपना आयतन है। तो पृथ्वी भी क्या हो गया, पदार्थ हो गया। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। तो वायुमंडल मतलब वायु भी तो स्थान घेर रहा है। अगर हम लोग किसी बैलून को ले, इसको हवा से फुलाते जाए, एक समय आएगा जो जरूरत से ज्यादा हवा देने पर ये ब्रस्ट कर जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ है उसका भी एक निश्चित आयतन है। तो 2 पॉइंट को समझ गया। क्या ये बोर्ड एक पदार्थ है? इसलिए है, कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है। ऐसा 1 लाख बोर्ड इस रूम में हम लोग रखे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बोर्ड कितना स्थान घेर रहा है। इस रूम की अपनी क्षमता है, अपना आयतन है। ये घड़ी पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? इसलिए पदार्थ है क्योंकि कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है, तथा घड़ी में भी द्रव्यमान एवं आयतन होता है। अगर हम लोग इसी घड़ी का वजन करें तो 25-50 ग्राम 60 ग्राम कुछ न कुछ होगा। क्या मार्कर पदार्थ है? क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ स्थान तो घेरता ही है, और इसका वजन करे तो कुछ न कुछ इसका द्रव्यमान होगा। क्या मनुष्य एक पदार्थ है? क्यों? क्योंकि हम लोग भी कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं, और हम लोगों का भी अपना द्रव्यमान होता है। कोई 60 किलोग्राम का है, कोई 40 किलोग्राम का है। जन्म लेता है जो बच्चा 2 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम का होता है। लोहे का एक टुकड़ा लेंगे तो क्या यह पदार्थ है? क्यों? क्योंकि वह भी स्थान घेरता है,
और उसका भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। मोबाइल मतलब दुनिया में जो कुछ है पदार्थ है। पानी है पदार्थ, क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ स्थान घेरता है। अगर हम लोग एक गिलास में पानी लेंगे, गिलास का जितना आयतन होगा उतना उसमें पानी होगा। वजन करेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे, हो सकता है 600 ग्राम आ जाए। तीसरा पॉइंट मतलब जहां भी जो हम लोग देखते हैं सब कुछ पदार्थ है। तीसरा पॉइंट है पदार्थ उसे कहते हैं इसका जो अवरोध यानी डिस्टर्बेंस पैदा करे। अब तुम लोगों को अगर कहा जाए 1 मीटर पानी है रोड पर, कहीं किसी गड्ढा में 1 मीटर पानी है, गड्ढा का नीचे वाला भाग समतल है, तो 1 मीटर पानी में कहा जाए दौड़ो, और खाली सड़क पर बोला जाए दौड़ने के लिए, किस पर दौड़ना आसान होगा? क्यों? पानी हमको दौड़ने में अवरोध पैदा करता है। अब खाली सड़क पर अवरोध पैदा होता है हवा के द्वारा, लेकिन पानी के तुलना में कम डिस्टर्बेंस पैदा करता है। जिस समय आंधी आती है, मान लो पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर आंधी जा रही है, तो पूरब से पश्चिम की ओर दौड़ोगे, जबकि आंधी की दिशा है पश्चिम से पूरब की ओर, तब दौड़ करके देखो। और शांत हवा में दौड़ो। किसमें दौड़ना आसान है? शांत हवा में, क्योंकि शांत हवा भी विरोध पैदा करता है, डिस्टर्बेंस, लेकिन आंधी जो है उससे कहीं ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। हम लोग 1 मिनट में जितना दूर दौड़ेंगे ना पृथ्वी के सतह पर, उससे 6 गुना ज्यादा हम लोग चंद्रमा पर दौड़ेंगे। इसलिए दौड़ेंगे क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो दौड़ने में हम लोग को विरोध, वायुमंडल विरोध नहीं करता है। वायुमंडल है ही नहीं, तो दुनिया में जो भी पदार्थ है, जैसे मान लो खाली सड़क पर अगर दौड़ने के लिए कहा जाए, तो 1 मिनट में कोई मान लो 20 मीटर दौड़ता है, उसी सड़क पर तो पत्थर का टुकड़ा कहीं कहीं फेंक दो, तब दौड़ लगो उतना जितना खाली सड़क पर दौड़ते हो। सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इसका अर्थ है कोई भी पदार्थ अवरोध पैदा करता है। अवरोध का मतलब डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का मतलब एक तरह का विरोध है ना, इसी बात। तो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ उसे कहते हैं जो कुछ न कुछ स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है। द्रव्यमान पढ़ाएंगे आगे, लेकिन फिलहाल याद रखना वजन को द्रव्यमान कहा जाता है। तीसरा पॉइंट जो डिस्टरबेंस पैदा करे। अब जैसे में जो कुछ भी लिखोगे सब बात से ये होगा। जैसे मान लो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, मिट्टी, लोहा, हवा, पानी, चीनी आदि, लाखों उदाहरण है। तो लोग पदार्थ किसे कहते हैं इसको समझ गया अच्छी तरह। देखो पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या होती है। भौतिक प्रकृति का अर्थ हुआ, जैसे केमिस्ट्री में ही बतलाएंगे, 2 तरह का गुण होता है, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण हमेशा के लिए बदल सकता है, लेकिन भौतिक गुण बदलता नहीं है। तो भौतिक प्रकृति का मतलब हुआ भौतिक गुण। कोई भी दुनिया का पदार्थ है, ये कणों के बने होते हैं। अगर हम लोग सोने के छड़ इतना बड़ा लेते हैं, कल्पना करो इसको महीन महीन मसाला की तरह पीस दिया जाए, ये कण में बदल जाएंगे। किसी भी पदार्थ को हम लोग महीन करके उसे कण में बदल सकते हैं, चाहे कोई भी पदार्थ हो, वे कणों के ही बने होते हैं। मिट्टी का एक गोला लोगे तो मिट्टी के गोला को हम लोग पीस करके कण में बदल सकते हैं। ये मान लो लोहा का एक टुकड़ा है,
ऐसा मशीन है जो इस टुकड़े को पीस करके एकदम महीन महीन कणों में हम लोग बदल सकते हैं। निष्कर्ष ये है, कोई भी पदार्थ कणों के ही बने होते हैं। पानी का कण होता है बोलो तो। बारिश में तो लोग देखा होगा एक झींसी वाली बारिश होती है, या स्प्रे जो करते हैं, ये पानी के छोटे छोटे कण इससे निकलते हैं, फुहारा टाइप का निकलता है नहीं जी। कोई भी पदार्थ, अगर चीनी लेते हैं तो चीनी को पीस दो तो ये कण में बदल जाएगा। चावल लेते हो तो चावल को पीस दो, कण में बदल जाएगा। यानी कोई भी दुनिया का पदार्थ है, ये सब कणों के ही बने होते हैं। चलो देखो, ये दूसरा पॉइंट, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो सूक्ष्म का अर्थ तो लोग जानता है, जो आँखों से नहीं दिखलाई दे उसे हम सूक्ष्म कहते हैं। यानी जो पदार्थ आँखों से नहीं दिखलाई दे उसे हम सूक्ष्म पदार्थ कहते हैं। बोलो, हवा एक पदार्थ है न जी? हवा क्यों पदार्थ है? क्योंकि पदार्थ के 3 गुण होते हैं। ये तीनों गुण जिनमें नहीं पाया जाएगा वह पदार्थ होगा ही नहीं, बतला चुके हैं इसी में। तो जिसमें द्रव्यमान हो यानी वजन हो, जो जगह घेरे, जिसमें आयतन हो तथा जो डिस्टरबेंस पैदा करे, तो पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो हवा भी तो एक पदार्थ है। हवा हमें दिखाई देती है, इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि हवा के कण सूक्ष्म होते हैं। तो लोग याद रखना, सूक्ष्म पदार्थ का अर्थ होता है जो हमें अपनी खुली आँखों से नहीं दिखाई दे। खुली आँख को क्या कहा जाता है? नग्न आँख, नंगी आँखें। आँख बंद कर लो तो बंद आँखें खोलो, तो ये अब हो गया खुली आँखें या नग्न आँखें। तो पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं। तो 2-4 उदाहरण देते हैं, समझ जाओगे। जैसे मान लो धूलकण, वायु में धूलकण है, आगे वाला चैप्टर में बतलाएंगे। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो वायु में धूलकण है लेकिन हमें नहीं दिखाई देता है। ये कब दिखाई देता है? जैसे सवेरे सवेरे जब सूर्योदय होता है और जिसके घर के पूरब की ओर खिड़की होती है, तो ये खिड़की के महीन छिद्र से जो लकीर के रूप में रहता है, 2 तख्ता जुटा होता है नहीं जी, उसके बीच से जो रूम में किरण प्रवेश करती है तो रूम में देखना झिलमिल झिलमिल करता है। ऐसा तो लोग कभी देखा है? लेकिन वही ये धूलकण तो उस समय दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाओगे धूप में, या धूप नहीं भी हो, बादल लगा हुआ हो, तो ये धूलकण हमें नहीं दिखाई देता है। इसके बाद आ जाओ, गेहूं का दाना इतना बड़ा होता है ना। तो एक गेहूं को अगर हम लोग पीस दे तो इसमें थोड़ा ही आटा होगा, गेहूं का आटा, उसमें से हथेली पर लेकर के थपथपा दो तो ये वायुमंडल में फैल जाएगा। तब ध्यान से देखोगे तो इसका कण दिखाई ही नहीं देगा। गेहूं का एक गेहूं अगर हम लोग लेते हैं, इसको महीन करके पीस देते हैं, तो इसमें गेहूं के आटा के कणों की संख्या कितनी होगी? अनंत तो नहीं कहो, लेकिन एक गेहूं के आटा को हम लोग पीस देंगे और सुई के नोक पर इसके कण को उठाओ, एक कण, तो एक कण नहीं 4-5 कण आ जाएगा। तो उस कण को देखना मुश्किल है। इसी तरह मान लो एक लोहा ले लो, तांबा ले लो, कोई भी धातु ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, इसको पीस करके बहुत महीन करके अगर इसमें से एक कण को निकाला जाए, वह एक कण हमें वायु में अगर सुई के नोक पर उठाएंगे वो कण नहीं दिखाई देगा।
निष्कर्ष ये है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, या इतने छोटे रूप में बदला जा सकता है कि हमें वह दिखाई ही नहीं देगा। रूम में अगरबत्ती जब हम लोग जलाते हैं तो हम लोगों को सेंट लगता है, अगरबत्ती का सेंट लगता है ना, धुआं निकलता है। तो ये अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है वो कण के रूप में ये सेंट होता है, धुआं कणों का बना होता है, यही हमारे नाक में जाता है, हमें इसका सुगंध प्राप्त होता है। एक सेंट की शीशी को अगर तू खोलोगे तो सेंट की शीशी को खोलने से रूम में सेंट फैल जाता है, सुगंध। तो ये कैसे हम लोगों के नाक तक इसका सुगंध आता है? क्योंकि खोले रखने पर कहीं भी तू रूम में सेंट का शीशी खोलो तो पता चलेगा ये सेंट पूरा रूम में फैल गया है, जबकि हम लोग गिराते नहीं हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, ये सेंट सूक्ष्म कण के रूप में शीशी से उड़ करके पूरे रूम में फैल जाता है और हमारे नाक में जब प्रवेश करता है तो हमें सुगंध प्राप्त होता है। अर्थात जब सेंट शीशी में रहता है तो हम लोग देखते हैं द्रव के रूप में, द्रव के रूप में का अर्थ हुआ मतलब पानी जैसा, लेकिन वहीं जब शीशी का ढक्कन खोले जाने पर ये रूम में फैलने लगता है। ये कण हमें नहीं दिखाई देता है, सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं सेंट किसी ने लगाया है। तो निष्कर्ष ये है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अगला पॉइंट है, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। अनवरत शब्द का अर्थ होता है लगातार। तो लोग जैसे कैसे गतिशील रहता है, एक शीशे का बर्तन ले लो, इसमें करना क्या है, 5, 6, 10 मच्छर पकड़ करके दे दो, इसको बंद कर दो, ठीक है। अब भीतर में पता चलेगा मच्छर जो है कभी इससे टकराता है, 5-6 मच्छर जो डाले हैं कुछ इधर भागता है, कुछ इधर भागता है, दीवार से टकराता रहता है और चारों ओर घूमता रहता है। तो इसी तरह मान लो मच्छर के बदला इसमें तो पानी भर दो। जब पानी भर दोगे तो बाहर से देखने पर लगेगा ये पानी अस्थिर है, लेकिन वस्तुतः पानी का कण जो है ये अस्थिर नहीं रहता है। उसकी चाल कैसे भीतर में होती है, जैसे अभी मच्छर के बारे में बतलाए, इसके पानी के सभी कण दीवार से भीतर में ये जो दीवार है बोतल का, इससे टकराता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, टकराता है। निष्कर्ष ये है, पदार्थ के कण अनवरत यानी लगातार गतिशील होते हैं। अब मान लो ये हम लोग लोहा का एक टुकड़ा लिए, तो पदार्थ, लोहा भी सबको तो पदार्थ है, तो इसमें ये कोई भी पदार्थ कणों के बने होते हैं। तो इसका जो कण होगा, ये कण एक दूसरे से सटे होते हैं, और सटे होते हैं तो ये फिर क्या होता है, इस पॉइंट में ये क्लियर हो जाएगा। ये लोहा का प्रत्येक कण अपने इर्द गिर्द यानी अगल बगल के कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करने के कारण ये वाइब्रेशन में रहता है, यानी अपनी स्थिति से इधर उधर घूमता रहता है एक ही जगह से। पेंडुलम को लोग देखा है, पेंडुलम में क्या होता है, जैसे मान लो ये पेंडुलम है, दीवार में इसको ठोक दो, ये यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, इतना ही दूर में ऐसे ऐसे करता रहता है। तो पदार्थ के कण जो है ना, जैसे लोहा के बदला सोना ले लो, कुछ भी ले लो, बतलाएंगे ठोस द्रव गैस। तो पदार्थ का कण चाहे वह ठोस हो या द्रव हो या गैस हो,
तो ठोस में यानी लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तो इसके कण जो होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं और अपनी स्थिति के चारों ओर मतलब ऐसे वाइब्रेशन करता रहता है, कंपन होता रहता है, कुछ ऐसे। इसलिए पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, यानी अस्थिर अवस्था में नहीं रहता है। समझ गया? फिर है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यही सेम चीज है, जैसे पदार्थ कणों के बने होते हैं, अब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे मान लो ये सोना का टुकड़ा है, ये तो कणों के बने होते हैं, तो इस ढंग से ये कणों के बने हुए हैं। तो प्रत्येक कण, जैसे यही कण है, ये इसको भी अपनी ओर खींचेगा, इसको भी अपनी ओर खींचेगा, इसको भी अपनी ओर, इसको भी अपनी ओर। फिर ये कण जो है इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये कण भी इसको अपनी ओर खींचेगा। सब अगल बगल के कण को अपनी ओर खींचता है। मान लो एक कण ये है, दूसरा कण ये है, तीसरा, चौथा, अब पांचवा, छठा, छठों का उदाहरण लो, 3 और 7वां, 8वां, 9वां। ये कण इसको भी अपनी ओर खींचता है, इसको भी अपनी ओर खींचता है, ये कण इसको भी अपनी ओर खींचता है, बगल वाला को अपनी ओर खींचता है। खींचता है का अर्थ हुआ आकर्षित करता है, यानी पदार्थ तो कणों के बने होते हैं, सब कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। इसका रिजल्ट ये होता है, अपने स्थान से ये भाग नहीं पाता है। जैसे इसको ये भी खींचेगा अपनी ओर, इसको ये बगल वाला भी अपनी ओर खींचेगा, फिर ये इसको भी अपनी ओर खींचेगा, इसको भी अपनी ओर खींचेगा, जिसके चलते सब एक दूसरे को आकर्षित करता है और परिणाम स्वरूप एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता। इसलिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला पॉइंट है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में सब कणों के बने होते हैं। एक दूसरे के बीच हर एक कण दूसरे कण के बीच, मतलब पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इसको ऐसे समझो, एक बाल्टी ले लो, इस बाल्टी में हम लोग आलू रख देंगे, आलू से ये बाल्टी भरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसमें जगह नहीं है, समझा ना? जब जगह नहीं है, बाल्टी आलू से फुल है, इसके बाद 1 चम्मच अगर हम लोग पानी गिराएंगे तो तुम लोग बोलो तो ये पानी बाल्टी में जाएगा। जब जगह ही अब नहीं बचा, ये फिर इसमें 1 चम्मच पानी गिराने पर कहाँ जाएगा पानी? आलू से भरा हुआ है, पानी जाएगा कहाँ? तो इसको समझो, आलू को समझ लो ये कोई पदार्थ है जो कणों से बने हुए हैं, समझा? अब देखो, 2 कणों के बीच में, यानी ये खाली जगह दिखाई दे रहा है। प्रत्येक कण के बीच में ये जो देख रहे हो ये सब खाली जगह है। ऊपर से जो 1 चम्मच पानी डालेंगे, यही खाली स्थान में चला जाएगा, आलू अपने स्थान पर रहेगा। अब इस पर एक नई बात समझो, 1 गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो, तो गिलास में पानी भरा हुआ है, ये चीनी को घोल दोगे, ये चीनी का कण हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये चीनी का कण कहाँ जाएगा? तो पानी भी पदार्थ है। जब पानी पदार्थ है तो ये कणों के बने होते हैं, तो पानी के कणों के, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे
कोई भी कण गोलाकार होता है पदार्थ का, समझा। अब 4 ही कण लेते हैं, क्योंकि बीच में खाली स्थान हो गया। अब ये पानी का 4 कण है, इसमें हम लोग चीनी जब घोलाते हैं तो पानी के कणों के बीच में ये जो खाली स्थान है, तो चीनी का कण घुल करके सूक्ष्म कण में बदल जाता है और इसी खाली स्थान में आ जाता है। समझ गया। तो पानी में चीनी मिलाने पर हमें चीनी घोले जाने पर हमें चीनी के कण नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? क्योंकि पानी एक पदार्थ है, पानी कोई भी पदार्थ कणों के बने होते हैं और कणों के बीच के खाली स्थान को रिक्त, मतलब कणों के बीच खाली स्थान होता है। तो चीनी को घोले जाने पर चीनी सूक्ष्म कण में बदल जाता है और इसी खाली स्थान में चला जाता है। इसलिए हमें पानी में नमक घोलो या चीनी नहीं दिखाई देता। समझ गया ना। अगले पाठ में जैसे तुम लोग को बताएंगे खाली स्थान का क्या नाम है, इसके बाद ये एक दूसरे को पदार्थ के कण अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। इसके बाद पदार्थ के कितने रूप होते हैं, तो ठोस, द्रव और गैस पदार्थ मुख्य रूप से 5 अवस्था में पाई जाती है। ये सब चर्चा पार्ट 2 में करेंगे।